उदारवादी दर्शन की विशेषताओं में लिबरल फिलॉसफी के फीचर्स में एक ये भी है कि शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। ठीक है, उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है, यानी शासक की अपनी इच्छा के उसका विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, यानी शासन में जो है किसी व्यक्ति यानी शासक का नहीं बल्कि कानून को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कानून का प्रधानता होना चाहिए। ठीक है, शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी ही सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शासक और जनता दोनों पर समान रूप से कानून लागू होने चाहिए। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध यानी अत्याचारी शासन के खिलाफ विद्रोह यानी प्रोटेस्ट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नव उदारवादी यानी सकारात्मक उदारवादी ग्रीन भी व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उदारवादी राजनीति संविधानवादी राज्य की राजनीति है। ठीक है, उदारवाद जो है लिबरल फिलॉसफी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति में अटूट विश्वास रखता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, यानी उदारवादी दर्शन जो होता है लिबरल फिलॉसफी ये जो है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। उदारवाद का जन्म तानाशाही शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ठीक है, उदारवाद का जन्म कैसे हुआ था? तानाशाही शासन जो है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए जो जैसा रिएक्शन हुआ उसके रूप में हुआ था। लोक प्रभुत्व यानी पॉपुलर सोवरेंटी उदारवाद का मूल तत्व है। ठीक है, उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं यानी स्वतंत्र पैदा होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार ना हो। ठीक है, यानी कि उदारवादी विचारधारा जो ये इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी रक्षा कैसे हो। इसकी रक्षा जो है इसका सर्वोच्च उपाय यानी सबसे सही उपाय यही है कि शासन की जो शक्ति होती है सॉवरेंटी जो होती है वो खुद जनता के हाथ में होना चाहिए और किसी व्यक्ति या फिर वर्ग विशेष का उसका इच्छा के आचार के ढंग से शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि जनता के हाथों में वो शक्ति होनी चाहिए। इसी उदारवादी विचार को अभिव्यक्ति देते हुए फ्रांस की मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा गया था, राष्ट्र यानी समस्त जनता ही तत्वतः संपूर्ण प्रभुता का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से ना प्राप्त हुई हो। उदारवाद जो है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास रखता है। ठीक है, उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, यानी राज्य का अंकुश लगाना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। ठीक है, और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। ठीक है, उदारवाद क्या करता है? विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को सनह सनह और शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए। ठीक है, उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद कहता है कि हर एक देश को धीरे धीरे और शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए। ठीक है, और उसे अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति में सहायता करनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उदारवाद की एक विशेषता है, लिबरलिज्म का एक फीचर है कि उदारवाद क्रांतिकारी नहीं
बल्कि सुधारवादी दर्शन है। ठीक है, उदारवादी दर्शन कैसा है? ये सुधारवादी होता है। उदारवाद क्या होता है? सुधारवादी दर्शन है। उदारवाद एक सुधारवादी दर्शन है, क्रांतिकारी नहीं होता है। उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति या बल प्रयोग के तरीकों को स्वीकार नहीं करता। उसकी धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय ही अपनाए जाने चाहिए। उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद कहता है कि परिवर्तन के लिए शांति और कानूनी उपाय ही अपनाने जाने चाहिए। ठीक है, उदारवाद जो है कभी भी क्रांति का या बल प्रयोग का समर्थन नहीं करता है। इस संबंध में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति उनका आदर्श है। उदारवाद ऐसा सुधारवादी दर्शन है जो व्यवस्था के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए सामान्य सहमति के आधार पर क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाना ही उचित समझता है। ठीक है, इसी प्रकार उदारवाद क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। उदारवाद क्या है? क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज। आधुनिक युग के उदारवादी विचारक कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्रांति के तरीके का विरोध और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की जोरदार वकालत की है। ठीक है, यानी कि सीरीज में जो सोशल चेंजेस आते हैं उसका जोरदार वकालत किया है। किसने? कार्ल पॉपर ने। पॉपर इस विचार से सहमत नहीं है कि एक ही झटके क्रांति अथवा किसी और तरीके से समूचे समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। कार्ल पॉपर जो है उदारवादी विचारधारक है। वे क्या कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही झटके में, एक ही विरोध से, एक ही क्रांति से समाज में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, वे कहते हैं कि समाज में परिवर्तन जो है धीरे धीरे आता है, क्रमिक रूप से यानी सीरीज वाइज आता है। ठीक है, क्योंकि क्रांति, देखो ये जो है पॉपर इस विचार से सहमत नहीं है कि एक ही झटके क्रांति अथवा किसी और तरीके से समूचे समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन इतना जटिल होता है कि यह व्यापक सामाजिक निर्माण की किसी एक रूपरेखा में नहीं समेटा जा सकता है। इसके उलट क्रमिक और सनह सनह यानी सीरीज वाइज और धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन का तरीका आसान तो है ही, साथ ही यह जोखिम वाला और कम विवादास्पद भी है। मैक्स फर्सन, गैलब्रेथ और सी राइट मिल्स आदि आधुनिक उदारवादी क्रमिक परिवर्तन की पद्धति के पक्ष में एक और तर्क देते हैं। ठीक है, कि सीरीज में जो चेंजेस आते हैं उस सिस्टम के पक्ष में, उसके सपोर्ट में वे क्या लॉजिक देते हैं? उनके अनुसार समाजवादी प्रबंध पूंजीवादी प्रबंधों से अच्छा है। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन समाजवादी प्रबंध एक ही झटके में स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए सही नीति यह होगी कि इस दिशा में कदम व कदम आगे बढ़ाए जाए ताकि एक मंजिल पर पहुंचकर समाजवाद को प्राप्त किया जा सके। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में उदारवादी दर्शन क्या कहता है, देखिए। ठीक है, उदारवाद सर्वाधिकारवादी विचारधारा का प्रबल विरोधी और व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थक दर्शन है। उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। ठीक है, और अतः वह राज्य के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं चाहता। लेकिन राज्य का उचित कार्यक्षेत्र क्या है? इस प्रसंग में परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद में महत्वपूर्ण अंतर है। परंपरागत उदारवाद के साथ एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो नाम भी जुड़े हुए हैं, और परंपरागत उदारवाद इस बात पर बल देता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और सामाजिक कार्य व्यवहार के आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में मांग और पूर्ति के नियम तथा स्वतंत्र प्रतियोगी के सिद्धांत को बिना कोई बाधा पहुंचाए अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए। समस्त आर्थिक जीवन इससे स्वस्थता की स्थिति प्राप्त कर लेगा। लेकिन नव उदारवादी जैसे कि ग्रीन और लास्की तथा कुछ सीमा तक जेएस मिल भी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रीन, लास्की और जेएस मिल जैसे जो विद्वान रहे हैं नव उदारवाद के समर्थक, उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक सेक्टर में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर को स्वीकार नहीं किया है।
स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, वे सत्य रूप में इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता की स्थिति मजदूर वर्ग के भारी शोषण को जन्म देती है। ठीक है, नव उदारवादियों के अनुसार राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना और असहाय व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए। परंपरागत उदारवाद यानी नकारात्मक उदारवाद जो होता है उसका आधार बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, लेकिन नव उदारवाद आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित अर्थव्यवस्था या पर्याप्त सीमा तक नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नव उदारवाद जो है वो किस पे आधारित थी? मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी पे। ठीक है, बैलेंस्ड इकोनॉमी जो होता है। इस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र की दृष्टि से परंपरागत उदारवाद एक निषेधात्मक राज्य या पुलिस राज्य की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन नव उदारवाद जो है सकारात्मक उदारवाद एक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, प्रतिपादन करता है। लेकिन परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद दोनों समान रूप से इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए तथा उसके द्वारा व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि उदारवादी दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि समाज में विविध समस्याओं के रूप में संघर्ष बना रहता है जिनका समाधान आवश्यक है यानी जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी तथ्य अंतर्निहित है कि ये मतभेद ज्यादा गहरे नहीं है तथा अच्छी भावनाएं व बुद्धि के द्वारा उत्पन्न समझौते की इच्छा से इनका शमन किया जा सकता है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इन मतभेदों के समायोजन के लिए निरंतर यानी हमेशा सौदेबाजी और विभिन्न क्रियाकलाप वेरियस एक्टिविटीज करती रहती है। आर मिलीबैंड अपनी पुस्तक मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार यह संघर्ष नुकसानदायक नहीं है, यह तो प्रक्रियात्मक है जो समाज में विघटन की जगह स्थायित्व को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार उदारवादी राजनीति एक मानवीय क्रिया है जिसका उद्देश्य सामाजिक मतभेदों को सुलझाना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, समाज के सामान्य हितों की रक्षा करना तथा बदलते हुए परिवेश के अनुरूप शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन करना है जिससे व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास संभव हो सके। अब तक हमने पढ़ा था लिबरलिज्म के फीचर्स। ठीक है, उदारवाद की विशेषताएं हमने जाने। अब हम लोग जानेंगे नव उदारवाद जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, इसकी आलोचना। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ नियो लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, तो इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या बुराइयां है वो हम देखेंगे, आलोचना क्या है। 17वीं और 18वीं सदी के परंपरागत उदारवाद को जब अमानवीय दर्शन की संज्ञा मिली तो उदारवाद को इस प्रकार की आलोचनाओं से मुक्त करने के लिए 1870 ईस्वी के बाद उदारवाद के अंतर्गत एक नवीन समाज दर्शन का सूत्रपात हुआ। ठीक है, क्या हो गया था? 17वीं और 18वीं सदी के परंपरागत उदारवाद यानी कि परंपरागत उदारवाद को जब अमानवीय दर्शन कहा गया तो उदारवाद को इस प्रकार की आलोचनाओं से मुक्त कराने के लिए 1870 ईस्वी के बाद जो है उदारवाद के अंदर एक नई समाज दर्शन का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, इस नव उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व को अनुशासित किया और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, 1914 के प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध तक सारे यूरोप में उदारवाद का बोलबाला था, लिबरलिज्म का। लेकिन भयानक विश्व युद्ध के दौरान रूप में समाजवादी क्रांति, जर्मनी में हिटलर के अधीन तानाशाही व्यवस्था का उदय और 1930 का आर्थिक संकट आदि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा को आघात पहुंचाया यानी नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में जिसे क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा समझा जा रहा था, 20वीं सदी में उसे क्रांति विरोधी यानी क्रांति का विरोधी करने वाला और यथास्थिति की रक्षक विचारधारा का, यथास्थिति की रक्षक यानी कि जैसा है वैसे ही उसकी रक्षा करना
मैंने कोई बदलाव नहीं लाना उस विचारधारा का, ऐसा विचारधारा कहा जाने लगा। आज 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नव उदारवाद की भी निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। ठीक है, आज 20वीं सदी जो चल रहा है उसमें भी नव उदारवाद जो है, नियो लिबरलिज्म जिसको सकारात्मक उदारवाद कहते हैं, उसकी भी आलोचना की जाती है। देखिए किस प्रकार नव उदारवाद न्यू लिबरलिज्म के एक पहली आलोचना ये है कि नव उदारवाद की भी सबसे प्रमुख रूप में आलोचना आर्थिक आधार पर ही की जाती है। आलोचकों के अनुसार नव उदारवाद भी पूंजीवाद का ही राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, कैपिटलिज्म का ही राजनीतिक दर्शन है, अर्थात यह पूंजीवादी आर्थिक संबंधों और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। लास्की के अनुसार उदारवाद ने निर्धन वर्ग को यानी गरीब लोगों को हमेशा इस दृष्टिकोण से देखा है मानव जीवन में केवल अपनी गलतियों के कारण ही वह गरीब है। उदारवाद इस तथ्य को समझने में असमर्थ रहा कि संपत्ति व्यक्ति और वस्तुओं पर शासन करने की शक्ति भी दे देती है। ठीक है, उदारवादी राज्य का उद्देश्य समस्त समुदाय का हित न होकर केवल संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना है। उदारवादी राज्य यदि सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप करता भी है तो ऐसा केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए तथा पूंजीवाद की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, उदारवादी राज्य यदि सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो ये किस लिए करता है? ताकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संकट से बचा सके और पूंजीवाद का जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। ठीक है, नव उदारवाद की दूसरी आलोचना यह है कि उदारवादी दर्शन को लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का आधार बतलाया जाता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की यह धारणा वास्तविक रूप में लोक कल्याणकारी नहीं बन पाई है। इस प्रसंग में इस बारे में कुछ वास्तविक एवं व्यवहारिक प्रश्न है। ठीक है, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन है कि क्या लोक कल्याणकारी राज्य ने सामान्य नागरिकों को बेरोजगारी और जीवन यापन की सामान्य चिंताओं से मुक्त किया है? क्या लोक कल्याणकारी राज्य अमीर और गरीब के बीच विद्यमान आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर कर पाया या उल्लेखनीय सीमा तक काम कर पाया है? क्या कल्याणकारी राज्य ने ऐसी कोई आर्थिक प्रक्रिया शुरुआत की है जिससे अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी और भीषण मुद्रा प्रसार जैसे संकटों से मुक्त हो सके? इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि आय के पुनर्वितरण द्वारा समाज में विषमता समाप्त करने की दिशा में अथवा पूंजी की शक्ति को सीमित करने की दिशा में लोक कल्याणकारी राज्य ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र आदि सभी उदारवादी धारणाएं पूंजीवादी संपत्ति की धारणा से जुड़ी होने के कारण समाज में एक वर्ग की विशेष सुविधाएं बनकर रह गई है। सी राइट मिल्स के अनुसार उदारवाद आधुनिक युग में एक वर्ग विशेष की विचारधारा रही है और वह वर्ग है शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग। नव उदारवाद की तीसरी आलोचना, थर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, तीसरी इसकी आलोचना है उदारवाद क्रमिक परिवर्तन के सुधारवादी मार्ग में विश्वास करता है। ठीक है, यानी ये सीरीज में चेंज को इसमें विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद के आलोचकों का विचार है कि क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाकर समस्त व्यवस्था में मामूली परिवर्तन भले ही लाया जा सकता है, इस मार्ग को अपनाकर समाज की काया पलट कर पाना कतई भी संभव नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि उदारवाद के जो आलोचक है उनका मानना है कि जो क्रमिक परिवर्तन होता है, सीरीज में जो चेंजेस होते हैं, उसको अपनाकर समस्त व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है, मामूली परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन इसको अपनाकर समाज की काया पलट करना बहुत ही मुश्किल है। आलोचकों के अनुसार उदारवाद ऐसी रूढ़िवादी और यथास्थितिवादी दर्शन है जिसके पास आधुनिक युग की समस्याओं का कोई हल ही नहीं है। यह तथ्य है कि उदारवादी दर्शन पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर विकासशील देश अपना आर्थिक और राजनीतिक विकास तथा आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भूतकाल में उदारवाद ने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुए अपने आप को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है और उदारवाद को एक लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का दर्शन समझा जाता रहा है।
उदारवाद बदली हुई परिस्थितियों में समाजवाद और मार्क्सवाद की चुनौती के सामने एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में बना रहेगा या नहीं, यह आने वाले कल का महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। उदारवादी दर्शन के सामने यह चुनौती विशेषतया तीसरे विश्व के विभिन्न देशों की विकासशील राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में है। अब तक आपने जाना राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण। इसके आगे आप जानेंगे राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक कार्ल मार्क्स है, जिनकी जीवन आयु है 1818 से 1883, जिन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जा सकता है। मार्क्स से पहले समस्त समाजवादी चिंतन स्वप्न लोकीय समाजवाद के रूप में था। मार्क्स पहले विचारक है जिसने समाजवाद को इस स्वप्न लोक से आगे बढ़ाकर एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। इसी कारण आज के राजनीतिक चिंतन और वस्तुतः न केवल राजनीतिक वरन समस्त चिंतन को जितना कार्ल मार्क्स ने प्रभावित किया उतना शायद ही कोई कर पाया हो। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स के इस उद्घोष ने सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के विभिन्न राज्यों चीन, वियतनाम और क्यूबा आदि देशों में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और आज विश्व के एक बड़े भाग में मार्क्स के विचारों का प्रभाव तथा व्यवहार देखा जा सकता है। यह स्थिति राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कर देती है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो कि वैज्ञानिक समाजवादी है और जिन्होंने राजनीति पर जितना असर डाला आज तक कोई और नहीं डाल सकता। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण बेसिकली है क्या, चलिए जानते हैं। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उदय कार्ल मार्क्स के चिंतन विशेषतया उनके ग्रंथों साम्यवादी घोषणा पत्र, उनका बुक जो है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी दास कैपिटल में व्यक्त विचारों से हुआ है। लेकिन आज मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने विविध आयामों वाली एक व्यापक धारणा का रूप ले लिया है, जिसका मूल आधार तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है ही, लेकिन जिसे केवल कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके लिए कार्ल मार्क्स के चिंतन के साथ साथ एंजेल्स, प्लेखनॉफ, लेनिन, बुखारिन, स्टालिन, ग्राम्स्की, लुकाच, माओ, यूरोपियन साम्यवाद, न्यू लेफ्ट तथा फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा दी गई कार्ल मार्क्स के विचारों की व्याख्या को भी समझना आवश्यक है, जरूरी है। राजनीति के प्रति कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के बाद के यूरोप की परिस्थितियों पर आधारित था। यह संघर्ष जो है उदारवादी दृष्टिकोण से अलग था। यद्यपि उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों में मानव समूह में विद्यमान मतभेद और संघर्ष को प्रमुखता प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी उदारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि ये मतभेद और संघर्ष ज्यादा गहरे नहीं है तथा उन्हें वार्ता और समझौते द्वारा नियंत्रित करते हुए उनका समाधान ढूंढा जा सकता है। उदारवादी दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्ति और समूहों के जीवन में संघर्ष की प्रवृत्ति की तुलना में सहयोग की प्रवृत्ति अधिक प्रबल है और वे मिलकर रहना चाहते हैं। अतः यहाँ राजनीति इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति और समूहों में समायोजन की क्रिया है। यहाँ राजनीति व्यवस्था कायम करने व समस्या समाधान का शांतिपूर्ण तरीका है, प्रगति की ओर बढ़ने तथा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन लाने का एक साधन है। मार्क्सवादी राजनीति में संघर्ष और मतभेद केंद्रीय तत्व है। ठीक है, लेकिन संघर्ष की प्रकृति जो है नेचर ऑफ बैटल के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण उदारवादी दृष्टिकोण से असहमत है। उदारवादी मानते हैं कि संघर्ष का मूल कारण मानवीय विविधताओं में है, लेकिन संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मानवीय विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोची जा सकती। वही मार्क्सवादी मानते हैं कि यह ऐसा संघर्ष है जिसके बीज वर्ग विभाजन में देखे जा सकते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में मनुष्य अकेले नहीं होते, बल्कि वे अपने जैसे समुदाय के सदस्य होते हैं। इस प्रकार के संगठित समुदाय को वर्ग यानी क्लास कहा जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भूतकालीन तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से वर्ग का नाम दिया गया है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भूतकालीन तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग विद्यमान हैं। इसमें से एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है यानी मालिक है, जिसे मार्क्सवादी चिंतन में बुर्जुआ वर्ग का नाम दिया गया है।
दूसरा वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके पास केवल अपना श्रम है, और इस साधनहीन वर्ग यानी कि जिसके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, उनको सर्वहारा वर्ग का नाम दिया गया है। यह बुर्जुआ वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर इस साधनहीन वर्ग के अवनरत शोषण में संलग्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुर्जुआ वर्ग जो होता है वो साधन संपन्न होता है, उसके पास साधन होती है, ठीक है, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग है उसके पास साधन नहीं होती, साधनहीन होते हैं वे। इसलिए जो बुर्जुआ वर्ग है, साधनहीन वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग का शोषण करते रहते हैं हमेशा। इस स्थिति ने बुर्जुआ वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग को एक दूसरे का मूलभूत रूप में विरोधी बना दिया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की स्थिति ने जन्म ले लिया है, ठीक है, क्लास स्ट्रगल ने। जब तक इस प्रकार के वर्ग विभेद को जन्म देने वाली परिस्थितियों को समाप्त नहीं कर दिया जाए, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। एच लफेब्रे नाम के एक विद्वान हैं, उनके अनुसार मार्क्स मानते हैं कि इन झगड़ों का अंत वर्गों के अंत पर ही संभव है। इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीति का ध्येय वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। इसका विशेष लक्षण राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का देखिए विशेष क्या है लक्षण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है व्यक्ति पर समग्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार करता है। मार्क्सवाद मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को स्वीकार करता है और मानता है कि सामाजिक परिवेश के संदर्भ में ही व्यक्ति को समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ उदारवादियों की तरह व्यक्ति को समाज से अलग, महत्वाकांक्षी या आत्मलीन नहीं माना जाता, बल्कि यह माना जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या मानता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन की अभिव्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष में ऐसी दिखाई ना देती हो, लेकिन वह सामाजिक रूप में ही संचालित होता है, ठीक है, चलता है और सामाजिक जीवन की पुष्टि करती है। मार्क्स व्यक्तिगत हित तथा सार्वजनिक हित में अंतर नहीं करता। एच लेफबरे के शब्दों में मार्क्स का विषय सदैव ही सामाजिक मनुष्य रहा है, ठीक है, यानी समाज में रहने वाला मनुष्य रहा है, और व्यक्ति को सदैव समूह, वर्ग और समाज के संदर्भ में ही देखा गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर भी बल देता है कि सामाजिक जीवन के विविध पक्ष यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एक दूसरे के गहरे रूप में गुंथे हुए हैं। अतः न तो एकाकी व्यक्ति का अध्ययन संभव है और न ही सामाजिक जीवन के पक्ष को अन्य पक्षों से अलग करके अध्ययन कर पाना संभव है। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन है और यह अध्ययन एक समग्र इकाई के रूप में ही संभव है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि समाज व्यवस्था का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि वर्ग है। मार्क्स के अनुसार समाज की व्याख्या के लिए आधारभूत इकाई जो है व्यक्ति नहीं बल्कि वर्ग है, क्लास है, ठीक है। समाज इन वर्गों का समग्र रूप है। स्विंगवुड के शब्दों में समाज व्यक्तियों का ढेर मात्र नहीं है बल्कि एक जटिल समग्र संरचना है, जहां इसके विश्लेषण की इकाई व्यक्ति न होकर समूह या वर्ग है। जहां उदारवादी दृष्टिकोण समाज को स्वतंत्र, स्वार्थपूर्ण और महत्वाकांक्षी इच्छाओं के धनी व्यक्तियों की भीड़ के रूप में देखता है, वहां मार्क्स समाज को एक विकास उन्मुख निकाय के रूप में देखता है, जिसका स्वरूप सावयव है और विकास का आधार उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर है। मिलीबैंड समाज के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, समाज व्यक्तियों से निर्मित नहीं है, वरन यह उन अंतःसंबंधों का सामूहिक योग है जिनके संदर्भ में वे समाज में रहते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि आर्थिक व्यवस्था यानी उत्पादन प्रक्रिया जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस, राजनीति और समस्त व्यवस्था का निर्णायक तत्व होता है, ठीक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति और समस्त व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक तत्वों से संचालित होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में निरंतर विकास होता रहता है और उत्पादन की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही समस्त व्यवस्था यानी सामाजिक और राजनीति में परिवर्तन होते हैं। मार्क्स अपने इस विचार की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे और शिकार का जीवन यापन का मुख्य साधन था, तब आदिम साम्यवादी अवस्था थी।
खेती और पशुपालन के युग ने दास अवस्था को जन्म दिया। जब छोटे मोटे उद्योग विकसित हुए तो सामंती अवस्था आई और इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अवस्था को जन्म दिया। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर विरोध में श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद को जन्म देंगे और पूंजीवादी तत्व के पूर्ण विनाश यानी पूरी तरह से खत्म करने के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था या राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। ये मार्क्स का कहना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर भी बल देता है कि प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि हर एक युग में, चाहे कोई भी युग हो, उसमें सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का, उसी क्लास का पावर होता है, आधिपत्य होता है, जिसके पास उत्पादन के साधन का मालिकाना हक होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज पर मालिकाना हक होता है। वर्तमान समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत पूंजीपतियों ने अपनी धन संपदा के बल पर राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था पर भी आधिपत्य प्राप्त कर लिया है और समस्त राजनीतिक कार्य व्यवहार पूंजीपति वर्ग की इच्छा अनुसार ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार राजनीति तो संपत्तिशील वर्ग की दासी है और सामाजिक जीवन के समस्त कार्य व्यवहार आर्थिक संबंधों से संचालित होते हैं। मार्क्स की राजनीति में वर्ग संघर्ष केंद्रीय तत्व है। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट है। मार्क्स ने अपनी कृति साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है, अब तक के समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अवनरत कभी लुक छुप कर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। इस प्रकार के समस्त चिंतन में वर्ग संघर्ष मूलभूत तत्व है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि भूतकालीन तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग विद्यमान हैं। ये दो वर्ग है बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इसमें पहला वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, ठीक है, यानी बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, वह शोषक और पीड़ित है, क्योंकि अपना श्रम बेचने के अलावा उसके पास जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, मालिकाना हक है, वह वर्ग अपने इस स्वामित्व के बलबूते पर निर्धन श्रमिक वर्ग का निरंतर शोषण यानी लगातार शोषण करता रहता है। यह वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। वर्ग संघर्ष का मूल कारण वर्ग विभेद है, यानी वर्गों में विभिन्नता है, और जब तक इस प्रकार के वर्ग विभेद को जन्म देने वाली परिस्थितियों को समाप्त ना कर दिया जाए, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। मार्क्स की मान्यता है कि वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया ही पूंजीवाद का अंत कर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना करेगी, जिसके अंतर्गत मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था के अवशेष तत्वों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखेगा। मार्क्सवाद का लक्ष्य राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना है, जिसमें वर्ग संघर्ष का आधार ही समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि राजनीति को वर्ग संघर्ष के संदर्भ में ही उचित प्रकार से समझा जा सकता है। बी फ्योडोरोव के अनुसार राज्य और राजनीति अंततः विभिन्न सामाजिक समूहों के आर्थिक संबंधों के समायोजन के प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र है, ठीक है, दे आर टूल्स ऑफ, क्या कहा गया है कि राज्य और शासन जो है शोषण के यंत्र है। राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामान्यता मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। ठीक है, मार्क्स क्या मानता है कि राज्य जो है एक वर्गीय संस्था है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था
और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। यानी जो शोषण करता है उसी के सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में राज्य संस्था कार्य करती रही है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और उसके द्वारा वे बहुसंख्यक किसान जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीवादी वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीवादी वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान के तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उनके समर्थकों के हाथ में ही होती है। यदि राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में कभी जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाए और ये संस्थाएं पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो पूंजीपति वर्ग इन संस्थाओं को बलपूर्वक नष्ट कर देता है। इन लोकतंत्रीय राज्यों में भी कानून का निर्माण पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने की दृष्टि से ही किया जाता है। इस प्रकार मार्क्स और एंजेल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है, ठीक है, जिसका उद्देश्य सब वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, बल्कि राज्य एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के अधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में मार्क्स ने देखिए क्या कहा है। मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजेल्स जो मार्क्स के करीबी मित्र थे, एंजेल्स ने भी कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। लोकतांत्रिक पद्धति में अविश्वास और क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वह लोकतांत्रिक पद्धति में अविश्वास करता है और क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करता है। चलिए देखते हैं कैसे। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद्धति में अविश्वास मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है पहले वाले पॉइंट में कि जो लोकतंत्री सरकार है वो भी पक्षपात करती है। वो क्या करती है, पूंजीपति वर्ग की रक्षा करती है, इसकी संपत्ति की रक्षा करती है और उसको अन्य जो कमजोर वर्ग है उनका शोषण करने में सहायता प्रदान करती, सहायक होती है। तो देखिए यहाँ पे लोकतंत्री पद्धति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है अविश्वास रखता है और क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद्धति में अविश्वास मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व है और यह तत्व ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण को उदारवादी दृष्टिकोण के नितांत विपरीत स्थिति दे देता है। मार्क्स लोकतांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है और उसका विचार है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती, अतः लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स लोकतंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है, ठीक है, और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी लोकतंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी राजनीति में विश्वास करता है, ठीक है। मार्क्स मानता है कि पूंजीपतियों द्वारा हमेशा लगातार निरंतर शोषित होते रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती है, अतः पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना, कम्युनिज्म की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है और श्रमिक वर्ग द्वारा साम्यवाद की स्थापना का यह कार्य शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं किया जा सकता। पूंजीपति वर्ग जो है कभी भी अपनी इच्छा से संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर से स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा।
इन साधनों पर उसका अधिकार समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, यानी उत्पादन के जो साधन है जिस पे पूंजीपतियों ने अपना हक जमाया हुआ है, उन पे उनका अधिकार जो है खत्म करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना होगा, क्रांति करना होगा, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजिल्स लिखते हैं, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है इनका, मार्क्स और एंजिल्स उन्होंने लिखा है, साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छुपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही किया जा सकता है। मार्क्स दास कैपिटल में लिखता है, पुराने समाज के स्थान पर नए समाज की स्थापना में बल की भूमिका दाई या नर्स जैसी है। मार्क्स का स्टेटमेंट था, कथन था कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी। श्रमिक वर्ग द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स का निर्देश है कि प्रत्येक देश के श्रमिक वर्ग के द्वारा समाज के अन्य सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यानी उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी श्रमिक वर्ग को एक हो जाना चाहिए और संघर्ष में अपने साथ प्रयत्न करना चाहिए एक साथ। राजनीति मात्र एक साधन तथा क्रांति पूर्व और क्रांति बाद की राजनीति में अंतर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है ये मानता है कि राजनीति मात्र एक साधन है तथा क्रांति से पूर्व और क्रांति के बाद की राजनीति में अंतर है। लेनिन राजनीति को साधन के रूप में तथा विशेषतया नवीन व्यवस्था की स्थापना के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत करता है। वह राजनीति को दो भागों में बांटता है, क्रांति पूर्व की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशन और क्रांति के बाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें पहला अर्थात क्रांति पूर्व राजनीति का ध्येय मजदूर वर्ग द्वारा राज्य संस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है ताकि संघर्षरत वर्गों में राज्य रूपी यंत्र मजदूर वर्ग के नियंत्रण में आ जाए, ताकि वे यानी श्रमिक वर्ग इसका उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, पूंजीवाद समर्थक तत्वों के दमन यानी इसको खत्म करने में और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना आदि के लिए कर सके। क्रांति के बाद की राजनीति समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और साम्यवाद की स्थापना से प्रेरित होगी। ठीक है, यानी क्रांति के बाद क्या होगा, साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। अब राजनीति का उपयोग जो है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिसमें कोई वर्ग कोई क्लास नहीं होगा। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन यूनानी चिंतन या भारतीय विद्वान कौटिल्य के चिंतन में राजनीति और राजधर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन मार्क्सवादी चिंतन में राजनीति एक साधन से अधिक महत्व नहीं रखती, जिसका साध्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना है। ठीक है, राजनीति का साध्य क्या है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, और राजनीति स्वयं में एक साधन से अधिक महत्व इंपॉर्टेंस नहीं रखती। राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी अनेक आलोचनाएं की गई है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया, इसकी भी बहुत ही आलोचनाएं हुई है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। आलोचकों के अनुसार वर्ग संघर्ष राजनीति का केंद्रीय तत्व नहीं है। ठीक है, जो आलोचक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के, उनका मानना है कि वर्ग संघर्ष जो है क्लास स्ट्रगल राजनीति का केंद्रीय तत्व सेंट्रल एलिमेंट नहीं है। धर्म सत्ता के लिए संघर्ष और शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आदि तत्वों ने राजनीति में वर्ग संघर्ष की अपेक्षा अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, राज्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी स्वीकार योग्य नहीं समझा जाता है। राजनीति में सामान्य विचार यही है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र नहीं बल्कि मानव जीवन को अव्यवस्था के दलदल से बाहर निकालकर व्यवस्था उत्पन्न करने में संलग्न लगी हुई ऐसी शाश्वत संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख विचार है कि व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हिंसा और बल प्रयोग द्वारा ही लाए जा सकते हैं। लेकिन आलोचक जो है इसका, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो आलोचक है, उनका विचार है कि हिंसा और बल प्रयोग की पद्धति को अपनाने पर पूंजीवाद का अंत साम्यवाद में ना होकर ऐसी अराजकता में हो जाएगा जिससे साम्यवादी आदर्शों से असंबद्ध कोई निरंकुशवाद निकले। पोपर का तो कहना है कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी
मार्क्सवाद का संभवतः सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। अब तक आपने जाना कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना को भी जाना आपने। अब आप जानेंगे उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या डिफरेंस है। राजनीति के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी, एक दूसरे के विरोधी है ना। उदारवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि मानवीय जीवन की विविधताएं और समस्याएं संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है, लेकिन ये मतभेद और संघर्ष ज्यादा गहरे नहीं है तथा अच्छी भावना व बुद्धि के द्वारा उत्पन्न समझौते की इच्छा और राजसत्ता के द्वारा विवेकपूर्ण मार्ग अपनाकर इन मतभेदों और संघर्षों का शमन किया जा सकता है। उदारवादी दृष्टिकोण इन मतभेदों और विविधताओं को समाप्त करने की जरूरत नहीं बतलाता है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में विद्यमान संघर्ष की ये स्थितियां तो प्रकार्यात्मक है जो समाज में विघटन के स्थान पर स्थायित्व को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ राजनीति अव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करने का साधन है जो परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है कि राजनीति जो है अव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करने का साधन है जो परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति का सहमति और समायोजन प्रतिमान कंसेंसस एंड अकोमोडेशन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स प्रस्तुत करता है। वही मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को वर्ग मतभेद और वर्ग संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सत्ता पर नियंत्रणकर्ता शक्तिशाली वर्ग राजनीति और राजसत्ता का उपयोग अपने हितों की पूर्ति के साधन के रूप में करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य और शासन सामाजिक जीवन की निष्पक्ष और निर्णायक संस्थाएं नहीं है। ये संस्थाएं तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में यानी क्लास स्ट्रगल की प्रोसेस में शोषक वर्ग के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो शोषण कर रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से शोषण के यंत्र है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि वर्ग संघर्ष जो है क्लास स्ट्रगल की स्थिति तभी खत्म होगी, समाप्त होगी जबकि वर्ग विभेद के उदय का मूल कारण दो अलग अलग वर्गों का अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूंजीपति और सर्वहारा दोनों वर्गों का वर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग वर्गों का अस्तित्व समाप्त होकर वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाए, यानी कोई वर्ग ना रहे, कोई क्लास ना रहे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवर्तन प्रक्रिया में संघर्ष और क्रांति की जो केंद्रीय स्थिति प्रदान की गई है उसके संबंध में आर मिलीबैंड कहते हैं कि राजनीति के प्रति मार्क्सवाद समन्वय प्रतिमान के स्थान पर संघर्ष प्रतिमान कॉन्फ्लिक्ट मॉडल प्रस्तुत करता है। डुअर्जर राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना तथा दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मानव ने जब से राजनीतिक चिंतन प्रारंभ किया है वह दो परस्पर नितांत विरोधी दृष्टिकोणों के बीच झूलता रहा है। पहला विचार के अनुसार राजनीति ऐसा संघर्ष या द्वंद्व है जहां शक्ति तत्व सदैव अपने नियंत्रक के हितों की रक्षा करने और समाज पर उसका प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दूसरे विचार के अनुसार राजनीति मानव समाज में व्यवस्था या न्याय स्थापना से संबंधित है जहां शक्ति का प्रयोग निजी हितों के विरुद्ध सार्वजनिक हितों के लिए किया जाता है। राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण राज्य और राजनीति के प्रति सुधारवादी और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाता है। यानी राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य और राजनीति जो है वो सुधार के कार्य करता है, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के तत्वों को केंद्रीय स्थिति प्रदान करते हुए और राज्य तथा शासन को शोषणकारी संस्था के रूप में चित्रित करते हुए संघर्ष प्रतिमान प्रस्तुत करता है। आज का विश्व राजनीति के इन दो दृष्टिकोणों के बीच विभाजित है। पश्चिमी देश उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र समाज की संरचना अपना ध्येय बतलाते हैं। साम्यवादी देश मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाकर सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की रचना अपना लक्ष्य बतलाते हैं। वास्तव में ये दोनों ही दृष्टिकोण इस दृष्टि से अधूरे हैं कि इन्होंने मानवता के सम्मुख स्वतंत्र समाज और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज के बीच विकल्प की स्थिति प्रस्तुत कर दी है। हमारा लक्ष्य इन दोनों स्थितियों में से किसी एक का चयन नहीं करना, बल्कि स्वतंत्र समाज और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित समाज, इन दोनों लक्ष्यों से युक्त समाज व्यवस्था ही हो सकती है। राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ना
को आगे बढ़ना और इससे भी अधिक प्रमुख रूप में विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय अभिजन वर्ग को दूरगामी दृष्टि और आज की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक क्षमता का परिचय देना है। राजनीतिक चिंतन और राजनीति की सार्थकता इस चुनौती का प्रभावी और व्यवहारिक उत्तर प्रस्तुत करने में निहित है।